दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी इडली कढ़ाई को, जो काफी शानदार मूवी है। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि इस गांव में एक शिव केशव नाम के आदमी अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिनकी इडली कई गाँव में फेमस है। शिव केशव एक आइडल मैन है जो सुबह 3 बजे उठते हैं, फिर नहा धोकर 4 बजे दुकान आते हैं और लगातार 6 बजे तक चक्की चलाकर आटा पीसते हैं इडली के लिए। इसी तरह से सांभर वगैरह तैयार करके 7 बजे वो इडली बेचने लगते हैं। यहाँ सबसे पहले इडली शिव केशव के दोस्त खाने आते थे, जो बचपन से दोस्त रहे हैं। साथ ही शिव केशव का मानना था कि तुम अपने काम को दिल लगाकर करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यही सब कारण थे कि पूरा गांव शिव केशव की इज्जत करता था। फिर हमें शिव केशव के बेटे मुरली को दिखाया जाता है, जो अब बड़ा हो चुका था और वही हमें अपने पापा के बारे में बता रहा है। मुरली बताता है कि उसने भी कुकिंग की पढ़ाई की है, पर उसके सपने बड़े थे, इसलिए उसे अपने पापा के नाम पर कई सारी इडली की ब्रांच खोलनी थी, जिससे ये लोग खूब पैसा कमा सके। इसलिए एक बार मुरली अपने पापा के लिए आटा पीसने वाली मशीन लाता है, जिसकी इडली बनाकर शिव केशव को अपनेपन का स्वाद नहीं आता और वो कहते हैं कि इसमें वो वाली बात नहीं जो मैं अपने हाथ से पीस कर बना पाता हूँ। फिर कुछ समय बाद मुरली अपने पिता से कई सारी जगह पर इडली की दुकान खोलने की इच्छा जाहिर करता है, पर शिव केशव मना कर देते हैं कि मैं हर दुकान पर जाकर इडली नहीं बना पाऊंगा और लोगों को अच्छा इडली सांभर नहीं मिला तो मेरा नाम खराब होगा। जिस पर मुरली कहता है कि हम बस कुक रख लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। लेकिन शिव केशव मना कर देता है कि मैं इडली अपने शौक से बनाता हूँ, ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं। तब मुरली कहता है कि इससे अच्छा तो मैं शहर ही चला जाता, क्योंकि मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, जिसके बारे में मुरली कई बार अपने पापा से कहता है। तो अपने बेटे की जिद देखकर वो मान ही जाते हैं। फिर जब मुरली बस से जा रहा होता है तो शिव केशव कहते हैं कि बेटा भले ही तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, पर उस दुकान में मेरी जान बसती है। अगर मुझे कभी कुछ हुआ भी ना तो मेरी आत्मा उसी दुकान के आसपास रहेगी। ये सुनकर मुरली शहर चला जाता है पैसा कमाने। इसके बाद हमें कई साल बाद मुरली को बैंकॉक में दिखाते हैं, जो अब एक बड़े से होटल में हेड शेफ बन चुका है और वो अपने काम में एक्सपर्ट है। साथ ही उसे अक्सर अपने मम्मी पापा की याद आती है, लेकिन वो काम के सिलसिले में गाँव नहीं जा पाता। फिर मुरली इस कंपनी के मालिक वर्धन की बेटी मीरा से मिलने आता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मुरली की अच्छाई देखकर मीरा मुरली से प्यार कर बैठी, इसलिए अब इन दोनों की शादी होने वाली है, जिसके बारे में ये बात कर रहे थे। फिर मुरली वर्धन से मिलने आता है और वर्धन का पूरा ख्याल मुरली ही रखता था, इसलिए वर्धन भी मुरली की अक्सर तारीफ करता रहता था। तभी वर्धन पूछता है कि आपके मम्मी पापा शादी में आएंगे क्या, जिस पर मुरली कहता है कि मुश्किल है सर। उसी समय वर्धन का पीए आकर बताता है कि यहाँ पुलिस आई है आपके बेटे अश्विन को ले जाने के लिए। तब वहाँ जाकर पता चलता है कि अश्विन जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जो कि यहाँ पर इलीगल है। ये देख मुरली पुलिस से बात करके मामला रफा दफा कर देता है। फिर वर्धन अश्विन से कहता है कि तुझे जुआ खेलना है तो ऐसे देश में जाकर खेलना जहाँ ये सब इलीगल ना हो। साथ ही वर्धन अश्विन को मुरली की तरह बनने को कहता है, जो पूरा बिजनेस संभाले बैठा है, पर अश्विन तो मुरली के नाम से ही चिढ़ जाता है। असल में वर्धन अक्सर अश्विन को मुरली से कंपेयर करता था, इसलिए अश्विन कभी मुरली को अच्छा नहीं मानता। फिर अश्विन के जाने के बाद वर्धन मुरली से कहता है कि यार मैं अश्विन की गलतियां हमेशा से छुपाता आया हूँ और आज तक मैंने उसे थप्पड़ तक नहीं मारा। जिस पर मुरली कहता है कि सर अगर आप उसे पहले थप्पड़ मार देते तो वो बड़े होकर ऐसे उटपटांग काम ना करता। लेकिन वर्धन कहता है कि जब से उसकी माँ भगवान को प्यारी हुई है, मेरे लिए अश्विन थोड़ा ज्यादा ही दिल के करीब हो गया। उतना अजीज तो मेरी बेटी मीरा भी नहीं है। फिर जब वर्धन घर आता है तो अश्विन अपने पापा को डांटने लगता है कि तुम उस नौकर से मुझे कंपेयर क्यों करते हो, उसकी मेरे सामने क्या औकात है, और मुझे तो समझ नहीं आता कि वो नौकर मेरी बहन को पसंद कैसे आ गया। तब वर्धन कहता है कि मुरली दिल का अच्छा है और उसे बिजनेस की भी काफी अच्छी समझ है, जिसने हमारी कंपनी को अब तक प्रॉफिट ही कराया है, इसलिए मीरा की उससे शादी करने में कोई गलती नहीं है, बल्कि ये फायदे का सौदा है। इधर ड्राइविंग करते समय मुरली अपनी माँ से बात कर रहा था और वो कहता है कि आप और पापा मेरी शादी में आइए ना, पर मुरली की माँ कहती है कि उन्हें तो रोजाना दुकान खोलनी होती है, वो इतनी
दूर आने के लिए मना कर रहे हैं, जो सुनकर मुरली दुखी हो जाता है। इसके बाद मुरली जब अश्विन से मिलने आता है तो वहाँ वो बॉक्सिंग कर रहा था। अश्विन मुरली को रिंग में आकर उससे बॉक्सिंग करने को कहता है। इस पर मुरली भी मना नहीं करता, क्योंकि उसे अपने बॉस को मना करना आता नहीं था। फिर यहाँ अश्विन मुरली को अच्छे से धोता है और मुरली कुछ कहता भी नहीं। फिर उसे पीटने के बाद अश्विन मुरली को साथ लेकर एक जगह आता है जहाँ उसे एक आदमी से पैसे लेने थे। तब यहाँ अश्विन उस आदमी को खूब मारता है, क्योंकि जुए में हारने के बाद इसी आदमी ने पुलिस को अश्विन के बारे में बताया था। ये देखकर मुरली हैरान था कि अश्विन इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा होने के बावजूद ऐसे गुंडों से लड़ता झगड़ता है। खैर, अब अगले दिन मुरली और मीरा की शादी से पहले एक पार्टी रखी जाती है। तभी मुरली पर उसकी माँ का फोन आता है, जो बताती है कि बेटा तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर तो मुरली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर जब मुरली ये बात वर्धन को बताता है तो वर्धन कहता है कि तुम अपने पापा का अंतिम संस्कार करके आ जाओ, और हम ये शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन जा चुका है, इसलिए अगले हफ्ते हमें ये शादी करनी ही पड़ेगी। तब मुरली भी टेंशन में समझ नहीं पाता कि वो क्या कहे, और वो इंडिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। वहीं उसे उसकी कंपनी का आदमी रामराज मिलता है, जिसे मीरा ने मुरली के साथ उसके गांव जाने को कहा था, क्योंकि रामराज भी उसी के गांव के आसपास रहता था। और असल में रामराज का काम था कि वो मुरली को अंतिम संस्कार के बाद वापस बैंकॉक ले आए। फिर इंडिया आते समय मुरली अपने पापा को याद करता है और रामराज से बताता है कि मेरे पापा मेरे हीरो थे। इधर गांव में हर कोई शिव केशव के जाने से दुखी था। वहीं उस एरिया का पुलिस वाला सबसे कह रहा था कि इनका बेटा कब आएगा, जल्दी से हमें अंतिम संस्कार करना है। उसी समय वहाँ मुरली आता है और अपनी माँ को पकड़कर खूब रोता है। फिर अंतिम संस्कार के बाद वहाँ मुन्ना नाम का आदमी आता है, जो इसी गाँव का था, और वो मुरली को दिलासा देता है। तभी वहाँ मुरली की माँ को एक दादी बताती है कि तुम्हारे घर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, जो हो ना हो शिव केशव ही है। ये सुनकर मुरली की माँ बछड़े का ध्यान रखने लगती है और उसका नाम शिवम रखती हैं। पर हम उन्हें देखकर समझ पाते हैं कि अपने पति के जाने से वो पूरी तरह टूट चुकी हैं। फिर रात के समय वहाँ कल्याणी नाम की लड़की आती है, जो इन्हीं के पड़ोस में रहती थी और ये मुरली की माँ के बेहद करीब थी। वो कहती है कि माँ जी आप टेंशन मत लो, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। फिर इनका खाना बनाकर जब कल्याणी जाने लगती है तो मुरली से कहती है कि माँ को खाना खिलाकर उन्हें बीपी की दवाई खिला देना, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर जाते जाते कल्याणी बड़बड़ाती भी है कि माँ बाप यहाँ अकेले रहे और ये आदमी विदेश कमाने गया, पता नहीं कैसा लड़का है ये। खैर, अब जैसे तैसे मुरली अपनी माँ को खाना खिलाता है। इधर रामराज, जो कि मुरली के पड़ोस वाले गाँव में रहता था, वो अपनी फैमिली से मिलने आता है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जैसे वो अपनी माँ के पास आता है तो रामराज की माँ तो उसे पहचान ही नहीं पाती, जिस पर रामराज की बीवी कहती है कि इनकी याददाश्त अब जा चुकी है, इसलिए वो आपको नहीं पहचान रही। ये देखकर रामराज बहुत दुखी होता है। इधर मीरा मुरली से कॉल पर बात कर रही थी और वो अब भी कहती है कि तुम शादी के लिए टाइम पर आ जाना, जिस पर मुरली जवाब नहीं देता। तभी उसकी माँ भागते हुए आती है और कहती है कि मुझे दुकान पर जाना है। तब मुरली अपनी माँ को पापा के दुकान पर लाता है और यहाँ उसकी माँ अपने पति के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जब शिव केशव ने मुरली की माँ से शादी की थी। तब उस दौरान ये काफी अच्छे से रहते थे और शिव केशव अपनी बीवी को जरा सी भी कमी होने नहीं देता था। फिर शिव केशव ने इसी दौरान अपनी माँ से इडली सांभर बनाना सीखा था और अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं इडली सांभर की दुकान बस स्टैंड के पास लगा लूं। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर ये दुकान बनाई और शिव केशव ने अपनी मेहनत से ये दुकान को फेमस कर दिया। खैर, अब प्रेजेंट में मुरली अपनी माँ के साथ वापस घर आता है और ये दोनों सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब कल्याणी माँ को उठाने आती है तो देखती है कि माँ हिल नहीं रही। ये देखकर मुरली के भी होश उड़ जाते हैं कि पहले पापा और अब माँ दोनों उसे छोड़कर जा चुके हैं। इधर वर्धन को भी मीरा बता देती है कि उसकी माँ भी चल बसी, जिससे वर्धन भी उदास हो जाता है। पर वो मीरा से कहता है कि टेंशन मत लो, इससे तुम्हारी शादी पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं यहाँ मुरली पूरी तरह से अकेला पड़ गया था और वो अपनी माँ और पापा को ही याद कर रहा था। फिर जब मुरली शिवम को पकड़ने आता है तो शिवम उससे दूर भाग जाता है। अब अगले दिन मुरली पर मीरा का फोन आता है, जो कहती है कि तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, तुम अकेले नहीं हो, इसलिए जैसे फ्री हो जाओ यहाँ आ जाना। तभी मुरली के घर से कल्याणी खाना बनाकर जा रही होती है, जिस पर मुरली उसका धन्यवाद कहता है। तब कल्याणी कहती है कि आपकी माँ ने ही मुझे कहा था कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो मैं आपका ख्याल रखूं। जो सुनकर मुरली उदास हो जाता है। इधर मीरा रामराज को कॉल करके कहती है कि कैसे भी करके मुरली को कन्विंस करो और उसे यहाँ शादी के लिए ले आओ, क्योंकि डेट नजदीक आ रही है। तब मीरा के पास अश्विन आकर कहता है
है कि तुम मुरली के पीछे क्यों पागल हो, पर मीरा कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, जिस पर अश्विन कहता है कि फिर मैं उसे यहाँ पर ले आऊंगा। फिर हम मुरली के पास मुन्ना को देखते हैं जो उसे कह रहा था कि आपके पापा की दुकान अब वैसे भी वेस्ट हो रही है, आप तो विदेश चले जाएंगे, तो क्यों ना मैं उस दुकान को खरीद लूं, इससे आपके पापा की दुकान चलती रहेगी। जिस पर मुरली मान जाता है और कल पंचायत के सामने मुन्ना को दुकान के पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। तब मुन्ना भी उसे 7 लाख रुपए देने को तैयार था। वहीं यहाँ ये खबर कल्याणी को भी मिल जाती है कि कल मुरली अपनी दुकान मुन्ना को बेच देगा, जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। खैर जब मुरली घर जा रहा होता है तभी उसे अपने पापा देवताओं के मंदिर में नजर आते हैं, जो देखकर वह हैरान था। एक तरह से ये उसे किसी बात का संकेत लग रहा था। फिर अगले दिन मुरली जब अपनी दुकान मुन्ना के नाम करने जा रहा होता है तो उसके जहन में कल रात का इंसिडेंट ही घूम रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि यह दुकान उसके पापा की पहचान थी। इसलिए वो यहाँ पंचायत वालों के पास आकर साइन करने से मना कर देता है। ये देखकर मुन्ना उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या, जो पहले डील करी और अब मना कर रहा है। पर मुरली कुछ कहता नहीं, इसलिए पंचायत वाले भी उसे जाने देते हैं। फिर जब मुरली घर आता है तो यहाँ कल्याणी बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुरली ने अपनी दुकान मुन्ना को बेच दी। जिस पर फिर वो बताती है कि मुन्ना बस मीठा बोलता है, लेकिन वो बहुत कमीना आदमी है। वो हर समय कल्याणी के पीछे पड़ा रहता है और वो पहले भी मुरली के पापा की दुकान बंद करवाने की कोशिश कर चुका है। जब बात नहीं बनी तो उसने उसके सामने ही ढाबा खोल लिया, जो शिव केशव की दुकान के आगे फीका पड़ गया। तब मुरली कहता है कि मैंने दुकान नहीं बेची, जो सुनकर कल्याणी खुश हो जाती है। इधर हम वर्धन को मीरा के पास देखते हैं, जो मीरा से कहता है कि मुरली से बात करके उसे बुला लो, क्योंकि अगर कल शादी नहीं हुई तो जितने भी गेस्ट आने वाले हैं उन्हें मुरली के मॉम डैड की मौत से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें लगेगा कि मीरा में ही कोई खोट है जो मुरली उससे शादी नहीं करने आया। इससे वर्धन का नाम खराब होगा। तब मीरा तुरंत रामराज को कॉल करती है कि मुरली कब आएगा और उसकी दुकान बिकी या नहीं, जिस पर रामराज कहता है कि मुरली ने तो दुकान बेचने से ही मना कर दिया। ये सुनकर मीरा चिल्लाने लगती है। फिर वो मुरली को कॉल करके कहती है कि तुमने दुकान क्यों नहीं बेची और तुम कब आओगे, कल हमारी शादी है। तब मुरली कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं रहे और तुम्हें शादी की पड़ी है। आगे मुरली कहता है कि हमें 6-7 महीने के लिए शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। इस पर तो मीरा गुस्से में मुरली को उटपटांग कहने लगती है, यहाँ तक कि वो उसके पापा की दुकान के बारे में भी न जाने क्या क्या कहती है। तब मुरली मीरा को डांटने लगता है, जो कि अश्विन भी सुन लेता है और वो उल्टा मुरली को उसकी औकात याद दिलाता है, जिससे मुरली शादी के लिए ही मना कर देता है। ये सुनकर तो कल्याणी खुश हो जाती है। इसके बाद मुरली अपने पापा की फोटो के आगे दिया जलाता है और उनकी दुकान फिर से चालू करने की सोचता है, ताकि उसके पापा की आत्मा को सुकून मिले। फिर मुरली रामराज से कहता है कि सर अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, आप लौट जाइए। लेकिन रामराज कहता है कि मैंने भी जाने से मना कर दिया है, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है। मैं कब तक ऐसे बिना परिवार के रहूंगा। फिर जब मुरली कल्याणी के साथ होता है तो वो शिवम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिवम उसके पास नहीं आता। ये देख मुरली पूछता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं आता, जिस पर कल्याणी कहते कि शायद ये तुमसे खुश नहीं है। जिस दिन ये तुम्हारे पास आ गया तो समझ जाना ये खुश हो गया। फिर मुरली रामराज के साथ होता है तो रामराज पूछता है कि ये लड़की कल्याणी हमेशा तुम्हारे साथ क्यों होती है, जिस पर मुरली कहता है कि हम बचपन से लवर्स थे, लेकिन बड़े होने के बाद मैं तो शहर चला गया और ये मेरे परिवार के साथ ही रहने लगी। हालांकि उसकी माँ भी पास में ही रहती है। इसके बाद मुरली आज मार्केट से सांभर बनाने के लिए सब्जी लेता है और अगली सुबह से अपने पापा की तरह सुबह 3 बजे उठकर इडली सांभर बनाने जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुरली को हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसना था। तब मुरली आटा पीसना शुरू करता है, लेकिन 5 मिनट में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि मेरे पापा पता नहीं लगातार 2 घंटे तक चक्की कैसे चलाते थे और मैं ये कैसे करूँगा। तभी वहाँ कल्याणी आती है और वो भी थोड़ी देर चक्की चलाकर थक जाती है। हालांकि ये दोनों मिलकर आज जैसे तैसे इडली सांभर बनाते हैं, जिसमें दोनों की ही हालत खराब हो गई थी। फिर शिव केशव का दोस्त आकर मुरली की बनाई इडली ट्राई करता है तो उन्हें कुछ कमी लग रही थी, जो सुनकर मुरली उदास हो जाता है कि आखिर मैं पापा के हाथ जैसे इडली कैसे बना पाऊंगा। खैर इसके बाद मुरली अगले दिन फिर इडली बनाने सुबह 3 बजे आता है और उसकी मदद कल्याणी करती है। फिर ये दोनों आज इडली बनाते हैं, लेकिन उसमें भी शिव केशव वाला स्वाद नहीं आ रहा था। ऐसे लगातार कुछ दिन बीत जाते हैं और एक तरह से मुरली हार मान रहा था। फिर एक दिन कल्याणी के पास मुन्ना आता है और कहता है कि तू आजकल उस मुरली के साथ कुछ ज्यादा ही रहती है, मेरे से शादी कर ले, रानी बनाकर रखूंगा। पर कल्याणी उसे डांट कर चली जाती है। फिर घर आने पर कल्याणी की माँ भी उसे डांटती है कि तू मुरली के साथ घूमती है,
इसलिए ना जाने गाँव वाले क्या क्या कहते हैं तेरे बारे में। पर कल्याणी को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो मुरली से प्यार करती है। फिर अगले दिन जब मुरली फिर से इडली बनाता है तो इस बार तो कोई खाने ही नहीं आता क्योंकि मुरली की इडली बेकार बन रही थी। इसके कारण मुन्ना का ढाबा चलने लगा था। फिर मौका देखते मुन्ना मुरली के पास आता है और कहता है कि अच्छा खासा तो दुकान मुझे बेचने वाला था, पर अब तूने तो ऐसी घटिया इडली बनाकर अपने पापा का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। जो सुनकर मुरली को बहुत दुख होता है। फिर मुरली दुखी मन से अपने कुल देवता के मंदिर आता है जहाँ उसके पापा उसे बचपन में लाते थे और वो कहता है कि हे देव मुझे रास्ता दिखाइए, मैं हार मान रहा हूँ। इधर अश्विन भी अपने पापा से कह रहा था कि उस मुरली की इतनी औकात कि वो मेरी बहन को मना करे, मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊंगा क्योंकि आज उसी की वजह से मेरी बहन उदास है। फिर जब मुरली रात को सो रहा होता है तो उसके सपने में उसके पापा आते हैं जो उसे कहते हैं कि तेरी दादी से मैंने ये सांभर इडली बनाना सीखा और तू मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत ले, अपने हाथ से इस बार ट्राई करना, सब काम हो जाएगा क्योंकि हमारे हाथ में ही स्वाद है। जो सुनते ही मुरली जाग जाता है और उसके सामने शिवम खड़ा था जो इस बार मुरली से दूर नहीं भागता। ये देख मुरली को यकीन हो जाता है कि शायद उसके पापा उसे राह दिखा रहे हैं। अब अगले दिन मुरली फिर 3 बजे उठता है और बिल्कुल अपने पापा की तरह पूजा पाठ करके उन्हीं के स्टाइल में तैयार होकर अपने दुकान पर आता है जहाँ कल्याणी और रामराज उसे देखकर चौंक जाते हैं। फिर मुरली बिना किसी की मदद से ये सारा खाना खुद तैयार करता है और जब आज शिव केशव का दोस्त खाना खाने आता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये इडली सांभर बिल्कुल शिव केशव की तरह बने थे। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब मुरली खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ अश्विन आता है जो मुरली से कहता है कि तू मेरे साथ बैंकॉक चलेगा क्योंकि मेरी बहन तुझे चाहती है, लेकिन मुरली मना कर देता है जिस पर अश्विन तो मुरली को मारने लगता है, यहाँ तक कि वो उसके पापा की दुकान का बोर्ड भी उठाकर फेंक देता है। ये देख मुरली को गुस्सा आता है कि उसके पापा के दुकान को हाथ कैसे लगाया और फिर वो अश्विन को बहुत बुरी तरह मारता है जो देख सब हैरान थे। फिर अश्विन के आदमी जैसे तैसे अश्विन को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और ये सब करने के बाद अश्विन को एकदम से अपने पापा की बात याद आती है कि कैसे वो गांव के बड़े बड़े झगड़े बिना मारपीट के सुलझा देते थे, इसलिए आज हाथ उठाकर मुरली पछता रहा था। तब रामराज उसे कहता है कि वो अश्विन अब हमसे बदला लेने जरूर आएगा, जिस पर मुरली भी कहता है कि उस पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इधर अपने बेटे को देखने वर्धन और मीरा भी बैंकॉक से आ जाते हैं और वो बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने बेटे का इलाज करवाता है। तभी वर्धन से मिलने मुरली आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। तब वर्धन कहता है कि मैंने आज तक अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया और तूने उसका पैर तोड़ दिया, अगर वो उठ गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहाँ से कहीं दूर भाग जा। जो सुनकर मुरली वापस अपनी दुकान पर आ जाता है क्योंकि वो ऐसे भागने वालों में से नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुरली की दुकान चल पड़ी है और सब लोग दूर दूर से मुरली की इडली खाने आते थे। वहीं अब अश्विन भी ठीक हो रहा है पर उसे बार बार वही सब याद आता है कि कैसे मुरली ने उसे कुत्ते की तरह मारा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ अश्विन ठीक हो गया था। वहीं मुरली गाँव वालों का चहेता बनता जा रहा था। सबको मुरली में उसके पिता की झलक दिखती थी। अब एक दिन मुरली जब कल्याणी के साथ होता है तो कहता है कि पहले मुझे गाड़ी बंगला चाहिए था पर अब मैं इस गांव में खुश हूँ। यहाँ कल्याणी मुरली को उसकी दी हुई चैन भी दिखाती है जो उसने 9th क्लास में उसे दी थी और कल्याणी ने आज तक इसे संभाल कर रखा है, जो देख मुरली भी हैरान था। इसके बाद मुरली जब घर जा रहा होता है तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो रामराज को फोन करके इस एरिया में आने को कहता है। तभी मुरली के सामने अश्विन आ जाता है उससे अपना बदला लेने के लिए और वो मुरली को मारने लगता है। यहाँ आज मुरली भी चुपचाप अपने पापा को याद करके मार खा लेता है ताकि अश्विन अपना गुस्सा निकाल कर चला जाए, पर अश्विन का गुस्सा तो और बढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मुरली उस पर दया दिखा रहा है, इसलिए वो मुरली को मारकर अपने साथ लेकर चल देता है। वहीं रामराज जब कुछ लोगों के साथ मुरली को ढूंढने आता है तो वहाँ काफी खून पड़ा था। ये देख रामराज समझ जाता है कि जरूर मुरली के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वो पुलिस और गाँव वालों को इन्फॉर्म कर देता है। इधर अश्विन मुरली को अपने फार्म हाउस ले आया था और वो मुरली को खूब मारता है, जिस पर वर्धन कहता है कि बेटा अब तूने गुस्सा निकाल लिया ना, अब इसे जाने दे। जिस पर अश्विन कहता है कि ये मुझ पर दया दिखा रहा है इसलिए मैं इसे जान से मार कर रहूंगा। ये कहकर वो अपनी गन निकाल कर मुरली को शूट कर देता है, जो देखकर वर्धन हैरान था। खैर वर्धन मामला संभालने के लिए अपने आदमियों से कहता है कि मुरली को ठिकाने लगा दो। इधर जब पुलिस और गाँव के लोग मुरली को लेकर परेशान थे तब एक आदमी आकर बताता है कि उसने मुरली को देखा है जिसे वर्धन के आदमी लेकर जा रहे थे। तब गांव वाले सीधा वर्धन के फार्म हाउस की ओर चल देते हैं। वहीं रामराज को पता चलता है कि मीरा इस समय मंदिर गई है, इसलिए रामराज मीरा से मिलकर उसे अपने घर कॉफी पीने के लिए कहता है। तब
मीरा भी मान जाती है। वहीं यहाँ गाँव के लोग मुरली को ढूंढने जंगल में आते हैं तो उन्हें मुरली मिल जाता है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। इधर गांव वालों ने वर्धन के फार्म हाउस को भी घेर लिया था क्योंकि मुरली जिस घायल हालत में मिला, गांव वालों को लग रहा था कि ये सब वर्धन और उसके बेटे ने ही किया है। इधर मीरा को भी रामराज अपने घर पर लाकर बंद कर देता है और बताता है कि जब तक मुरली को होश नहीं आता तुम में से कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि तेरे बाप ने ही मुरली को गोली मारी है। ये सुनकर तो मीरा के होश उड़ जाते हैं। वहीं वर्धन से मिलने पुलिस वाला आता है जिसे कमिश्नर ने ऑर्डर दिए थे कि वो कैसे भी करके वर्धन की फैमिली को गांव से बाहर निकाले। तब पुलिस वाला कहता है कि अगर मुरली ने आपका नाम ले लिया ना तो मैं क्या, कोई भी आपको गांव वालों से बचा नहीं पाएगा, इसलिए आप भगवान से विनती कीजिए कि मुरली आपका नाम ना ले। तभी वहाँ फोन आता है कि मुरली की जान बच गई है और उसे होश आ गया है। ये सुनकर पुलिस वाला गाँव के मुखिया को लेकर मुरली के पास आता है और पूछता है कि तुम्हें गोली किसने मारी। मुरली कहता है कि अंधेरा था इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। ये सुनकर पुलिस वाला गांव वालों को आकर बता देता है कि वर्धन और उसके बेटे ने कुछ नहीं किया, इसलिए गांव वाले वर्धन के फार्म हाउस से चले जाते हैं। हालांकि इन सब के बारे में कल्याणी मुरली को बता रही थी कि गांव वाले मुरली के लिए कहां कहां तक चले गए थे, जो सुनकर मुरली समझ जाता है कि गांव वालों ने उसे अपना मान लिया है। फिर रामराज भी मीरा को छोड़ देता है और मीरा आकर पूछती है कि आपने मुरली को गोली मारी है क्या, जिस पर अश्विन और वर्धन साफ मना कर देते हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। वहीं अश्विन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि मुरली ने उन लोगों पर फिर से तरस खाया और उनका नाम नहीं लिया, इसलिए वो सन की फिर से मुरली को मारने की सोच रहा था। इधर मुरली अपने घर वापस आता है तो गांव वाले उसका स्वागत करते हैं। तभी वहाँ कल्याणी की माँ आकर उस पर चिल्लाने लगती है कि तू कब सुधरेगी, हर जगह बदनाम हो रही है, मत घूम इस लड़के के साथ। ये सुनकर मुरली कहता है कि अब कल्याणी बदनाम नहीं होगी क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर कल्याणी खुश हो जाती है और उसकी माँ भी चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद कुछ दिनों में मुरली ठीक हो जाता है और अपनी दुकान फिर से चालू करता है। यहाँ कल्याणी भी हर समय उसके साथ रहती थी। फिर एक दिन मीरा मुरली से मिलने आती है और पूछती है कि तुम पर गोली किसने चलाई, सच सच बताओ। लेकिन मुरली उसे कुछ नहीं बताता। फिर मुरली कहता है कि मेरे माँ पापा नहीं रहे लेकिन तुम्हें शादी की पड़ी थी, अगर तुम्हारे पापा को कुछ होता तो तुम शादी कर लेती। ये सुनकर मीरा कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसे बात समझ आ गई थी। इधर अश्विन अभी भी मुरली से बदला लेने के बारे में सोच रहा था, जो देखकर वर्धन भी हैरान था। फिर जब वर्धन अपने पीए के साथ होता है तो कहता है कि मेरा बेटा बिना अपना बदला पूरा किए नहीं जाएगा, ऐसे में मुझे उसका साथ देना होगा। जिस पर पीए बड़बड़ाता हुआ चला जाता है कि अपने बेटे को चाटा मारने की जगह उसका साथ दे रहा है, पता नहीं कैसा उल्लू आदमी है ये। खैर फिर अगले दिन वर्धन वहाँ के पुलिस वाले को बुलाता है और कहता है कि मुरली को उसकी दुकान से बहुत प्यार है, हमें उसे उजाड़ना है। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि उसके तो कागज भी नहीं होंगे। ये सुनकर वर्धन पुलिस वाले को पैसे दे देता है कि मुरली की दुकान उजाड़ दो क्योंकि उसके पूरे कागज नहीं होंगे ना। तब पुलिस वाला भी पैसे लेकर चला जाता है। इधर मुन्ना आज फिर कल्याणी का हाथ मांगने उसके घर आता है तो कल्याणी मुन्ना को जलील करके भेज देती है। इससे मुन्ना को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाला इधर उधर पैसे खिलाकर कुछ काम करवाता है और वर्धन को लग रहा था कि उसका काम हो जाएगा और जल्द ही मुरली की दुकान उजड़ जाएगी। फिर जब अश्विन के पास पुलिस वाला आता है तो बताता है कि मैंने मुरली की दुकान के सारे कागज चेक कर लिए, वो तो पूरे हैं। ये सुनकर अश्विन तो पुलिस वाले का गला पकड़ लेता है लेकिन फिर पुलिस के डर से वो उसे कुछ कह नहीं पाता। तब बाहर आकर कांस्टेबल पूछता है कि सर आपने उस मुरली का साथ क्यों दे दिया। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि जो पैसे इन्होंने दिए थे ना उससे मैंने मुरली की दुकान के पक्के कागज बनवा दिए क्योंकि मुरली के पापा मुझे हमेशा फ्री में अपनी दुकान से इडली खिलाते थे। इधर गुस्से में मुन्ना खूब शराब पीता है और फिर वो मुरली को मारने उसके घर आ जाता है, पर मुरली तो अभी तक घर नहीं आया था। ये देख गुस्से में मुन्ना शिवम को मारने वाला था। तभी यह मौके पर मुरली आकर शिवम को बचाता है और मुन्ना को बुरी तरह मारता है। इधर अश्विन अपने पापा से कहता है कि पापा चलो हम बैंकॉक चलते हैं, मुझे अब बदला नहीं लेना, बस मैं एक काम निपटा के आता हूँ। ये सुनकर वर्धन तुरंत टिकट करवा देता है। जिसके बाद यहाँ तो मुरली मुन्ना को पीट रहा था, वहीं अश्विन आकर मुरली की दुकान को आग लगा देता है और जब रामराज उसे रोकने आता है तो अश्विन उसे भी मारता है। फिर ये सब जब मुरली को पता चलता है तो वो जल्दी से अपनी दुकान पर आता है और ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये देख रामराज सीधा मीरा को फोन करके कोसने लगता है कि उस बेचारे की दुकान तुम्हारे भाई ने जला दी। ये सुनकर तो मीरा आकर अश्विन को मारती है और वर्धन भी कुछ कहता नहीं। तब मीरा कहते है कि जरूर तुमने ही मुरली को गोली मारी होगी, पर उस बेचारे ने किसी का नाम नहीं लिया। ये कहकर वो बंदूक निकालती है और खुद पर बंदूक तान देती है कि मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है। ये देख वर्धन तो अपने बेटे
बेटे को रोकता है, लेकिन अश्विन मीरा को ही कहता है कि तेरा मरना ही अच्छा है जो तू उस 2 कौड़ी के आदमी से प्यार कर बैठी। ये सुनकर वर्धन को गुस्सा आता है और वो आज पहली बार अश्विन के चाटा मारता है, क्योंकि वो अपनी बहन से ऐसे बात कर रहा था। अब यहाँ एक चाटे में ही अश्विन शांत हो जाता है। इधर मुरली अपनी दुकान की ऐसी हालत देखकर अपने पापा को याद कर रहा था। तब कल्याणी कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर से दुकान बना लेंगे। फिर अगले दिन से ये दोनों मिलकर इस दुकान को बनाने लगते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे उसके मम्मी पापा ने ये दुकान बनाई थी। फिर दुकान बनाने के बाद वहाँ वर्धन अश्विन और मीरा के साथ आता है और अश्विन से माफी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये लोग बैंकॉक जा रहे थे। तब अश्विन भी सॉरी कह देता है, जिस पर मुरली उसे माफ करते हुए इन सबको खाने पर बुलाता है और ये खाना खाकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। तब मीरा कहते कि मेरे भाई ने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। जिस पर मुरली उसे सजा के तौर पर आटा पीसने को कहता है और जब अश्विन चक्की चलाना शुरू करता है तो उसकी पहली बार में हालत खराब हो जाती है, जो देख सब हंसने लगते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।